एक दफा मेरे पास क्लिनिक में एक पेशेंट आई, फाइनी। शी इज यंग गर्ल। अब वो आई है, जिस वक्त मेरे पास आई थी तो उसको फिट्स पड़ रही थी। तो उनके घर वाले कह रहे नहीं, इसके ऊपर जो है ना कोई जिन है। मैं चीख रही हूँ कि नहीं नहीं, ये फिट्स नहीं है। फिर उसका से बीपी देखा, फिर मैंने उसको हाँ मैनेज। Welcome back to yet another episode of Women with Stets, Pakistan's first podcast dedicated to women in medicine and women's health. So, this is the space where we celebrate women changing the face of medicine and exploring the issues that matter the most. We do different podcasts, we do different episodes on different matters and specialities. And today we will be talking about women's health, but through two very different backdrops, Karachi and Kanpur. In today's episode, I'm joined by two brilliant gynecologists, both running private practices, both doing important work, just in very different ways. Please welcome Dr. Shabana from Karachi and Dr. Asma from Kanpur. Thank you so much, both of you, for being here. Thank you अस्सलाम so वालेकुम। much. Walaikum Assalamu assalam. alaikum. वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी। डॉक्टर्स। तो जैसे कि हमने अब स्टार्ट करना है और हमारा ट्रेडिशन है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम गेस्ट से ये कहते हैं दैट दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, एंड बाय इंट्रोडक्शन व्हाट वी मीन इज कि आपने मेडिसिन क्यों चूज की पहले तो, और फिर उसके बाद ओबीजीवायन गायनी ऑब्स इसका इंतखाब क्यों किया एज ए स्पेशलिटी। डॉक्टर आसमा, यू कैन गो फर्स्ट। Okay, first of all, thanks to all of you, all the team of Women in Strength. I'm feeling very honored and feeling pleasure to be a part of all of you. इसमें ये है कि मेडिसिन चूज करने का मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मैट्रिक तक तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैंने मेडिसिन चूज करनी है। और लेकिन जब एफएससी कर रहे थे तो मुझे लगा कि मेडिसिन तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्यों ना इस टास्क को लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर एफएससी आई जॉइंड निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान। तो मुल्तान फिर माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा ग्रेजुएशन के दौरान। वो सारे जो मजे मजे के होते हैं, गलतियां और फिर उनसे सीखना और सारा कुछ बड़ा अच्छा वो सारा था एक्सपीरियंस। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं मैट्रिक कर रही थी, और बल्कि उससे भी पहले मैं खानपुर में थी। तो after my mother's retirement from Kanpur, we had to switch over to Multan. तो मैंने मैट्रिक का एग्जाम मुल्तान में दिया, और फिर आफ्टर इंटरमीडिएट नेशनल मेडिकल कॉलेज और वो सारा ग्रेजुएशन वगैरह हुई। तो जब हाउस जॉब चल रही थी तो उसके जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे वो मेडिसिन के थे। उसमें मतलब बहुत सारे लोगों का मेडिसिन में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली गर्ल्स का। तो मेरा बस वो ठीक ही था, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड वन। तो आई वॉज थिंकिंग कि पता नहीं नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे गुजरेंगे, क्योंकि 1 ईयर का हाउस जॉब होता है। जो नेक्स्ट 6 मंथ्स थे मेरे वो थे। तो मेरा गायनी का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि मैं अपने इर्द गिर्द से जो सब सुनती रही थी कि बड़ा बोरिंग होता है, और बड़ा खवातीन का वहाँ बड़ा प्रेशर और बड़ी अजीब सी एनवायरनमेंट होती है, वो सब मतलब मुझे नहीं बुरा लगा। मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट लगी। और गायनी मुझे ऐसा लगा कि बस मैं कहीं अच्छी अपनाइयत वाली अच्छी जगह पहुंच गई। तो वहीं मैंने डिसाइड किया कि गायनी मुझे सूट करती है और मुझे करनी चाहिए। तो अच्छा। बहुत ही मुझे अच्छा फील हुआ। चाहे जो भी था ड्यूटीज का और जो भी सिनेरियो चल रहे थे वहां पे, वो सब कुछ मुझे मेडिसिन से बेहतर लगा। लेकिन जो मेडिसिन से लर्निंग हुई थी वो वहाँ मेरे काम बहुत आई, बहुत सारी चीजों में, पेशेंट डील में और सारा। तो वो हाउस जॉब के बाद फिर मैंने निश्तर इमरजेंसी में 3 मंथ्स के लिए एज अ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन की। और वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर शादी शादी के बाद आई हैड टू स्विच ओवर बैक टू कानपुर, क्योंकि मेरे इन लॉज कानपुर में है। तो फिर कानपुर में आई, तो यानी कानपुर आना मेरे लिए उस तरह नहीं था कि एक बिग सिटी से स्मॉल सिटी की तरफ आना, एक टाउन की तरफ आना
जरा मुश्किल है और एडजस्टमेंट वगैरह कैसी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कानपुर आना। कानपुर आके मैंने THQ हम्म हॉस्पिटल कानपुर ज्वाइन किया और एज अ मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पे फिर बहुत कुछ सीखा। मतलब आई वर्कड ओवर हियर फॉर अबाउट 7 to 8 years। तो वो टाइम जो था वो मतलब ऐसे था कि मुझे हर दिन हर लम्हा बहुत कुछ लर्न करने को मिला। OPD, लेबर हम्म रूम और थिएटर, एवरीथिंग। मुझे यूं लगा कि एक मतलब नया जो है ना वो फेज है मेरा लर्निंग का। तो वो टाइम भी मुझे अब याद आता हम्म, है तो बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद फिर मैंने जबरदस्त। MCPS फैमिली मेडिसिन किया और फिर बस वो एज अ मेडिकल ऑफिसर हमें यहाँ पेरिफेरी में काम करने में ये होता है कि वी हैव टू डू मेडिको लीगल वर्क ऑल्सो। तो मेडिको लीगल वर्क हम्म उसकी चीजें आपको पता है वो फिर डोमेस्टिक अफेयर्स के साथ सब चीजें क्लैश कर रही। बिल्कुल तो मुझे फिर बिल्कुल। अपनी जॉब थोड़ी क्विट करनी पड़ी और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ आ गई। आफ्टर दैट मैंने सही प्राइवेट प्रैक्टिस की और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वही चल रहा है और सही। बहुत अच्छा चल रहा है। जबरदस्त तो जबरदस्त, अच्छा ये लगा। मेरा जर्नी था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बहुत अच्छा था। इस दौरान घर अल्हम्दुलिल्लाह। के वो सारे भी चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी मज़े की लगी जो आपने कही कि जब आपने हाउस जॉब की तो उसमें जो गायनी की रोटेशन थी वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत उसमें आप बहुत अपीलिंग लगी। और हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये वाला फैक्टर आई थिंक एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस जितने भी गायनी ऑप्स को मैं जानती हूँ, मेरी दोस्तें हों या सीनियर्स हों, इनफैक्ट वी हैड वन गेस्ट रिसेंटली फ्रॉम गायनी ऑप्स herself, उन सब का ना ये एक सिमिलर वो होता है, इनपुट होता है कि हमने गायनी ऑप्स इसलिए चूज की क्योंकि जब हम हाउस जॉब कर रहे थे या फोर्थ फाइनल ईयर में थे तो हमें बड़ा हम्म, मजा आया वो सारी चीजें करके। और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए है क्योंकि फॉर दोस ऑफ अस हु डिड नॉट जॉइन गायनी ऑप्स, हम्म, वन ऑफ द रीजंस वाज कि जब हम फोर्थ फाइनल ईयर में गए थे और रोटेशंस पे और हाँ जब हमने वो गायनी ऑप्स का डिपार्टमेंट और वो सारी चीजें देखी थी तो हम बड़ा ट्रॉमेटाइज होकर वापस आ गए थे कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सो आई थिंक ये ना मुझे बड़ी Exactly. मजे की चीज लगती है कि एक ही चीज एक ही इन्वायरमेंट दो लोगों के लिए हम्म, कितना डिफरेंट हो सकता है। बट आई एम सो exactly. ग्लैड दैट you got to understand where your passion is or where your belonging is and you followed that. So alhamdulillah for that. Dr. Shabana, was it the same for you? आपने भी क्या मेडिसिन जो है वो सिमिलर रीजंस की वजह से ज्वाइन की थी, एंड what was your journey towards from medicine to gynae ops like? First of all, Amara, I'm really glad that you are invited me in this podcast, or you are doing a great job. I really appreciate that Thank you so much. हाँ, जितनी नई न्यू जनरेशन्स तुम लोग काम कर रहे हो बहुत अच्छा लगता है देखकर। हार्ड वर्क कर रहे हो और बहुत कुछ कर रहे हो, तो वुमेन्स एम्पावरमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम अगर कराची शहर में बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। यहाँ पे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो नहीं सामने नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल। काफी सारी चीजें हैं जो नहीं आ रही। बस मैंने मेडिसिन क्यों चूज की, क्योंकि माय ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स और ऑलमोस्ट दे आर इन दिस फील्ड। और मदर माय मदर स्पेशली, वो उनका ये था कि भाई तुम डॉक्टर बनो, ठीक है ना। तो सही। आई एम टू हार्ड वर्किंग दे, एंड देन आई गॉट एडमिशन इन just for a few marks, I got admission in PUMS। और हॉस्टल लाइफ मैंने वहां पे गुजारी। दैट इनकरेज मी सो मच कि वहां पे कॉन्फिडेंस आया लोगों से मिलने का, बात करने का और अकेले रहने का, ट्रैवलिंग, बहुत मजा आता था। बिल्कुल। फ्रेंड सर्कल हमारा बहुत अच्छा था। तो दोस्तों के साथ ट्रेन में आना जाना बहुत इंजॉय करते थे हम लोग को लाइफ। और जबरदस्त। फिर जब हमारा जो हाउस जॉब था वो कराची में था, मैं कराची बेस्ड थी, तो हमारा हाउस जॉब जो हम्म है कराची में ही था। तो कराची में जब ज्वाइन किया मैंने गायनी ऑप्स और मेडिसिन। हम लोगों के टाइम में तो ये होता था कि 6 मंथ आपको कोई भी एक फील्ड लेना है, देन अगेन 6 मंथ रोटेशन इस तरह से होता था। 6 मंथ मैंने गायनी ऑप्स में किया। तो उस वक्त तो हाउस जॉब में
छोटा पाना होता है काम कर सही। रहा होता था, है ना। तो वो अच्छा, मतलब अच्छा रहा, बहुत मजा आता था, क्योंकि औरतों को हम जो हेल्प कर सकते थे ना एज ए डॉक्टर, तो अच्छा लगा मुझे ये। क्योंकि उस वक्त जो है बीइंग ए गायनी, उस वक्त हम गायनोकोलॉजिस्ट देखते हैं ना, तो जाहिर है उस वक्त बहुत अच्छा लगता था कि हम उनको तसल्ली देते थे, हाथ पकड़ के खड़े होते थे तो पेशेंट्स को। और वहां पे जाहिर है जेपीएमसी में इतना रश होता है ना कि कोई किसी का नहीं सुन रहा होता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा, मतलब मुझे अच्छा इंस्पायर किया, तो मैंने यही चूज किया कि मुझे गायनी में करना चाहिए। तो मैं हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद मेरी शादी हो गई। देन शादी के बाद जो है डिफरेंट प्राइवेट प्रैक्टिस में रही मैं 4 इयर्स तक, हॉस्पिटल्स में काम करती रही। फिर उसके बाद मेरे फर्स्ट बेबी के बाद सेकंड बेबी जब हुई, तो उसके बाद मैंने जेपीएमसी में अगेन पीजीशिप के लिए ज्वाइन किया। तो उस जमाने में हमारी जो है मैडम होती थी खुर्शीद नूरानी और डॉक्टर हसन फातमी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी बेबी जो है अभी सिर्फ 4-5 मंथ्स की है, तो तुम हाउ कुड यू कंटिन्यू दिस। मैडम आप मुझे करके तो देखें, आई कैन। तो कहने लगी नहीं, मैं 3 मंथ्स का आपको टाइम पीरियड देती हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम लोगों ने ज्वाइन किया जाकर ना। तो वन ऑफ माय फ्रेंड वो 2 महीने करके भागे कहने लगी मैं नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे जेपीएमसी में पीजीशिप, जो मतलब बहुत ज्यादा हार्डशिप होता है, नाइट ड्यूटी करना। बिल्कुल। एनी हो, तो अच्छा रहा मेरे लिए, इसलिए अच्छा रहा कि मुझे शौक था। तो फिर मैं, उसने मुझसे कहा कि तुम भी छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, जब मैं आई तो मैं कंटिन्यू करूंगी। तो उस वक्त माशाल्लाह। तो जेपीएमसी बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी बहुत, मतलब। लेकिन मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी थी, सारी पीजीज, वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्प करती थी, तो मुझे बहुत मजा आया उनके साथ रह के, उनके साथ काम करने में। काफी लर्न किया। यानी मतलब जेपीएमसी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इतने पेशेंट्स हैं, पेशेंट हैं कि उसमें आपको लर्निंग अप्रोच बहुत ज्यादा है। वहां से हमने पीजीशिप में बहुत कुछ सीखा मैंने, जो मैं आज प्राइवेट प्रैक्टिस में कर रही हूँ। इट इज रियली वेरी एडवांटेजेबल फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर अबाउट दैट। आई एम श्योर। तो अच्छा डॉक्टर शबाना, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेंशन की अपनी पार्ट में, वो ये कि you joined residency or PGship after having babies and या gynae ops की ट्रेनिंग, डॉक्टर अस्मा वुड अग्री कि gynae ops की ट्रेनिंग कितनी रिगरस होती है, कितनी मेंटली फिजिकली टैक्सिंग होती है। तो how was it like doing it with babies and with children? Dr. Shavana, you can tell first your experience, and then Dr. Asma, I'll want to hear how your residency journey was like as well. इट्स रियली वेरी टफ एट दैट टाइम। दैट इज, मुझे यूं लगता था कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। और जब मैं घर आती थी, बेबीज को देखती थी अपने, 2 किड्स थे मेरे, एक छोटी बिल्कुल 6 और 7 मंथ की, कि कभी मैं मदर के पास छोड़ के जा रही होती थी, कभी सास के पास छोड़ के जा रही होती थी। तो एवरीबडी मतलब मुझे कहते थे मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। मैं कहती थी नहीं, मुझे करना है, कंटिन्यू करना है। तो वो बड़ा टफ टाइम था, लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैंने कंटिन्यू भी किया, और अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जो मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, 6 मंथ तक मुझे कुछ नहीं करना है, एग्जाम नहीं देना है। मैं बहुत, इतना हॉरेबल एक्सपीरियंस होता है ना आपको, किसी बड़े बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में काम करना, नाइट ड्यूटीज करना, और फिर बहुत टफ होता, बहुत यस। ज्यादा। तो उस जमाने में तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। टफ था कि हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे। यहाँ सीजर कर रहे हैं, इधर 2-3 डिलीवरीज कर रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर बिल्कुल खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था, खाना खाने जा रहे हैं। और बहुत कुछ, मतलब हम बिल्कुल। लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आई थिंक न्यू जनरेशन इतना हार्ड वर्क करना मुश्किल लगता है। न्यू जनरेशन तो थक जाते हैं, अच्छा, क्योंकि मेरे इस पे पास हमारी देखो। डिफरेंट ट्राई हो हाँ, सकती है। हाँ, क्योंकि डिफरेंट ट्रायल इसलिए हो सकती है कि जो आते हैं, बच्चे आ रहे हैं ना आजकल के, उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं।
बीइंग ए गायनी मैं कर रही हूँ, ओबीजी कर रही हूँ, तो उसमें यंग लड़कियां भी आती हैं जिनके काफी सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे हम्म इश्यूज हैं। हाँ, क्लिनिकल हम्म प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा इश्यूज नजर आते हैं, हम्म इसलिए हम्म आई थिंक सो। नहीं, मेरे ख्याल से ट्रेनिंग जो है वो हमेशा से मुश्किल रही है। जो ट्रेनिंग के इयर्स होते हैं, जो इनिशियल इयर्स हाँ, होते हैं एज अ जूनियर डॉक्टर, और वो हमेशा से मुश्किल होते हैं। और वो पहले भी थे आई एम श्योर, और अभी भी हैं। बस उनकी हम्म, समझे शायद उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, या उनका नेचर हम्म, ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी डिफरेंट हो गई है। लेकिन वो हम्म, पहले भी मुश्किल था, अभी भी मुश्किल है। तो एग्जैक्टली। डॉक्टर अस्मा, आपके लिए जो आपके इनिशियल ईयर्स थे एज अ जूनियर डॉक्टर, वो आपकी कैसे थे? एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन योर लेट 20s अर्ली 30s, यू आर आल्सो बिल्डिंग अ फैमिली, सो आपके लिए वो कैसा था? हाँ, हमारा बिल्कुल वाकई ये एक बहुत बड़ा टफ टाइम होता है। एग्जैक्टली वैसे तो खैर मेडिसिन थ्रू आउट लाइफ ही टफ और टास्क का नाम है, लेकिन जब आप इस फील्ड में एंटर हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है आपके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करते चले जाते हैं। और शायद आपको अल्लाह ताला लेके इसीलिए आते हैं इस फील्ड में कि वो आपको बहुत सूटेबल समझ के लेके आते हैं इसमें। तो हम लोगों के अंदर हिम्मत पैदा होती चली जाती है और हम उसे करते चले जाते हैं, और बाज हम्म दफा पीछे मुड़ के देखें तो हैरान होते हैं कि सब हमने किया और ये हमसे कैसे हो गया, मैनेज कैसे हुआ। तो डेफिनेटली वो अल्लाह ताला बिल्कुल। हिम्मत दे रहा होता है। तो उन दिनों वाकई बहुत मुश्किल टाइम था, जस्ट आफ्टर मैरिज कि मेरा पहला बेटा माशाल्लाह से उस वक्त मेरे ख्याल 6-7 मंथ्स का था, जब हमारी डेज एंड नाइट ड्यूटीज लगा करती थी। THQ पे मैं और मेरी एक कुलीग डॉक्टर थी। तो हम लोगों के लिए हम्म 24 आवर्स मुझे ऐसे लगता है जैसे हम रोलर कोस्टर पे सवार रहते थे। हर वक्त कोई हम्म एक 12 आवर्स हमने किए हैं तो नेक्स्ट हमारे ऑन कॉल चल रहे हैं। और हमें नाइट्स में भी बिल्कुल। बाज दफा स्टे करना होता था और कभी हम ऑन कॉल होते थे। तो यकीन करें कि मैं अभी भी याद करती हूँ ना कि मैं अपने बेटे को घर छोड़ के जाती होती थी। तो मेरे खैर मेरे जो ससुर हैं वो हैं हयात हैं। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी उनकी डेथ हो गई थी मेरी शादी से पहले। तो वो अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उस वक्त वो घर में मेरे बेटे को लेके वो बैठते थे, और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग रात को चले जाते थे हॉस्पिटल की कॉल आ गई है जी, बड़ी इमरजेंसी है, कोई लेप्रोटमी है, सिजेरियन है, एंड ही हैड टू स्टे इन द कार एंड आई हैड टू स्टे इन द थिएटर। और एंड आफ्टर दैट ना, मतलब मुझे लगता है रात तो गुजर ही जाती थी, वो बस कहने की बात होती है कि एक आप जा रहे हैं कॉल पे तकरीबन लग बिल्कुल ही जाती है। तो वो टाइम मतलब बिल्कुल। था तो बहुत मुश्किल, लेकिन यकीन करें कि उन हर रात से और हर दिन से हमने बहुत कुछ सीखा। और वो अभी तक भी वो चीजें काम आ रही हैं, और वो मुश्किलें अब बहरहाल उस तरह से हम उन्हें याद करते हैं तो वो भी एक बड़े चेरिशिंग पॉइंट्स लगते हैं। तो इन हम्म डिफिकल्टीज वाकई हैं, एवरी डे डिफिकल्ट है। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं मेरे, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो अब वो जिस माशाल्लाह। स्टेज पे हैं अपने एजुकेशन की, जिस मराहिल से गुजर रहे हैं, उन सब में उन्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरे लिए वाकई चीजों को मैनेज करना अभी भी मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम्म क्योंकि ये सारी चीजें मैनेज बहरहाल हो जाती हैं। तो माशाल्लाह। डिफिकल्ट है मेडिसिन, ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट है। गायनी ऑप्स तो बिल्कुल फिर आपको पता, 24 आवर्स का बिल्कुल एक स्केड्यूल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ना एक चीज आप दोनों के इनपुट में सिमिलर लगी, वो थी कि फैमिली की सपोर्ट, स्पेशली हस्बैंड की सपोर्ट। और जैसे अभी डॉक्टर आसमा आपने बताया कि आपको कॉल आती थी और आप अपने बेबी को जो है अपने इन लॉज के पास छोड़ के, यू एंड योर हस्बैंड वुड रश टू द हॉस्पिटल, ही वुड वेट इन द कार। आई एम करेंटली एन ENT resident myself, and me and my husband have the similar story कि मुझे कॉल आती है और हम दोनों भागते हैं, और वो पीछे एग्जैक्टली। कार में ही स्लीपिंग और जस्ट वेटिंग फॉर मी, देन वी स्पेंड द नाइट। मैं अस्पताल में लगी होती हूँ जो भी इमरजेंसीज को डील करने में। फिर वो रात जब खत्म होती है एग्जैक्टली। और फिर वो इसी तरह से चलता जाता है। बिल्कुल हर हर उस कॉल से, हर उस इमरजेंसी ड्यूटी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल टाइम तो गुजर जाता है, लेकिन आपके इर्द गिर्द सपोर्टिव लोग होना फॉर बहुत अस इन दिस फील्ड, as women in this field, it's extremely important, क्योंकि
क्योंकि फिजिकली टैक्सिंग तो है ही है, मेंटली इमोशनली बहुत थकाने वाली हमारी फील्ड है। कि अगर हम घर जब आ भी जाते हैं तब भी हमारा जहन लगा हुआ होता है कि वो उस मरीज के ये काम हाँ हो गए थे, ये तो नहीं रह गया था, ये तो नहीं हो गया था। तो उसमें जो एग्जैक्टली। आपके साथ होते हैं लोग, उनका समझना बहुत जरूरी होता है। आई एम ग्लैड you had supportive people around you, both of you. Okay, so we talked about your decision to choose medicine and then your journey or early years in OBGYN. फिर जब आप बन जाते हैं स्पेशलिस्ट, फिर आती है बात कि आपने अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करनी है या एज अ कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट कहीं पे ना आपने जॉब करनी है। तो डॉक्टर अस्मा, व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू? जैसे आपने बताया कि नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान से आपने अपना मेडिकल स्कूल किया और उसके बाद आप शिफ्ट हो गई थी, DHQ में प्रैक्टिस किया, और फिर उसके बाद से यू हैव बीन इन खानपुर, जो कि एक स्मॉल टाउन में आता है। तो अक्सर जैसे डॉक्टर्स का होता है ना कि दे वुड वांट टू मूव टू अ बिगर सिटी फॉर प्रैक्टिस। सो व्हाई डिड यू चूज टू एस्टैब्लिश योर प्रैक्टिस इन अ स्मॉल टाउन, एंड हाउ हैज इट बीन लाइक फॉर यू? हमारा वाकई ये जो डिसीजन है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बल्कि थे इन माय केस। एक तो ये था कि मेरी मदर कानपुर में एज अ प्रिंसिपल उन्होंने 30 इयर्स गुजारे। तो दैट वाज अ रॉयल पीरियड फॉर आवर फैमिली, मतलब इट वाज अ वेरी गुड टाइम। हम्म। तो खानपुर से मुझे पता नहीं ऐसी अटैचमेंट थी कि जैसे किसी का कोई लाइफ का बड़ा बेस्ट टाइम वहाँ गुजरा हुआ होता है। तो मेरी मदर की जो लेगेसी थी ना, मुझे लगा कि मैं उसको लेके आगे चल सकती हूँ यहाँ। दूसरा, मेरे इन लॉज भी यहाँ पे मतलब बहुत अरसे से सेटल्ड थे। तो मेरे हस्बैंड पीडियाट्रिशियन है और यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमें कानपुर की एनवायरनमेंट बड़ी फ्रेंडली लगी रिगार्डिंग प्रैक्टिस, रिगार्डिंग इंटरेक्शन विद पीपल। तो यानी लोगों का बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड रहा अभी तक भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम्म। मतलब प्रैक्टिस शुरू करते हुए आपको पता है कि कितने एप्रीहेंशंस होते हैं, और होता पता है। नहीं वो कैसा एक होता है जब आप स्पेशली इंडिपेंडेंट, जब आप एक सेटअप शुरू कर रहे होते हैं। तो हम्म। मेरे ख्याल है दिन और रात में और कुछ याद ही नहीं होता, बड़े प्री ऑक्यूपाइड से होते हैं कि पता नहीं कैसे ये सारा सेटअप हम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी सारी, जो अब मैं पीछे देखती हूँ, राउंड अबाउट 1.5 डेकेड है इसमें, मुझे शुक्र है कि कहीं कोई ऐसी स्टेज नहीं आई कि मुझे ऐसी कुछ कोई परेशानी हो कि पता नहीं कल क्या होगा, और आज तो ऐसा था, और इतना हम्म। मुश्किल सा ये कैसे प्रैक्टिस होती है और क्या होता है। तो बड़ा हम्म। ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा था एक ये सारा पीरियड। तो मुझे खानपुर में रहने के लिए, ये रहने की जो एक वजह थी वो ये भी थी कि मुझे अपने पेरेंट्स साइड से और इन लॉस की साइड से यहाँ बड़ा फिर अच्छा होता है। एनवायरनमेंट मिला। तो हम्म। डेफिनेटली टर्शियरी केयर हॉस्पिटल से अटैच होना एक बहुत ही मेडिसिन में एक बहुत ही अच्छी एक आइडियल चीज है और होना चाहिए। लेकिन मेरे सिनेरियो में ये भी था कि मेरे जो फैमिली में माशाल्लाह बच्चे ऊपर नीचे के जैसे होते हैं और फैमिली का एक सेटअप होता है। तो बहुत ही ज्यादा मुझे हेल्प आउट नहीं कर रही थी चीजें। तो हम्म। मतलब मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हमें जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो उसमें नानी और दादी जो होती हैं वो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों की नानी और या बच्चों की दादी, ये होना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह की तरफ से एक बड़ा हेल्पिंग फैक्टर होता है। तो मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ मतलब दोनों ही मेरे पास उस वक्त इस तरह से नहीं थी कि वो मुझे बहुत हेल्प आउट करती और मैं मूव कर जाती टर्शरी केयर की तरफ। तो एक फैक्टर ये भी था जिसने मतलब मुझे रोकना भी बस एक यूं समझे कि सीक्वेंस था एक जिसकी वजह से हम्म। मैं रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहना भी मेरे लिए मतलब एवरी डे बहुत कुछ लर्न किया और करते चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल। खानपुर में रहने का एक ये रीजन भी था। सही सही। आई थिंक आई एम ग्लैड, आपने तो एक तो सारे रीजंस मेंशन किए, बट आई एम आल्सो ग्लैड दैट यू चोज टू स्टे इन कानपुर बिकॉज वहाँ पे बड़ी नीड है।
और हर जगह बहुत नीड है। और ये चीज़ मैं बहुत कहती हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर दिस, कि इंस्टेड ऑफ मूविंग एवरीवन मूविंग टू बिग सिटीज और जस्ट वर्किंग ऑन दोज बिग सिटीज, इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि जो हमारी सेकेंडरी टर्शरी सिटीज़ हैं, हमारे रेस्ट ऑफ द सिटीज़ हैं, उनको भी डेवलप किया जाए और उसमें भी सारी फैसिलिटीज़ हों। और ऑब्वियसली हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ देम, एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर का होना स्मॉल टाउन्स में या प्राइमरी सिटीज के अलावा या बिग सिटीज के अलावा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम ग्लैड दैट यू चोज टू वर्क देयर, एंड आई एम श्योर कि अपनी प्रैक्टिस में यू मस्ट हैव मेड a difference in so many patients' life and continue to do so. Dr. Shabana, Exactly. for you, so you did your residency in JPMC, which is one of the biggest hospitals of Karachi. वहाँ पे खासतौर पे gynae ops का डिपार्टमेंट इज ginormous, huge, and बहुत पेशेंट्स, बहुत बहुत इनफ्लो, सारा कुछ। उसके बाद अक्सर जो है लोगों का पाथवे ये होता है कि हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल से ही अटैच रहेंगे, जैसे अभी डॉक्टर असमा ने भी बात की इस बारे में। बट यू चोज टू ओपन योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस। सो हाउ वाज द डिसीजन फॉर यू, लाइक आपने किस तरह से ये डिसाइड किया कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करेंगी, एंड हाउ हैज इट बीन लाइक फॉर यू? एक्चुअली मैं जिस एरिया में रहती थी तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया, ठीक है ना। तो लेकिन फिर बिकॉज ऑफ माय फैमिली, माय हस्बैंड एंड माय 3 चिल्ड्रंस, आई डू माय ओन प्राइवेट मेडिकल सेंटर। उसके कि जाहिर है मैं नहीं कर पा रही थी डिफरेंट जगह पे जाना आना, मूव करना। और हर एक के अपने इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिफरेंट इश्यूज होते हैं, जिसको करना बड़ा मुश्किल होता है उनको फॉलो करना। और जाहिर है फैमिली को भी देखना है, बच्चे छोटे थे और वर्क हार्ड कर रहे हैं, घर पे भी आ रहे हैं, खाना भी पकाना है, बच्चों को पिक भी करना है। तो वो टाइम पीरियड ना बड़ा मुश्किल था कि उसको मैनेज करना, क्योंकि मेरे साथ उस वक्त इन लॉज नहीं थे, जैसे डॉक्टर हंसमा कह रही थी। इसी तरह से मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे। तो मैंने यही प्रेफर किया कि भाई कहीं किसी के साथ बैठे, नियर बाय हॉस्पिटल में मैंने बैठना शुरू किया। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा, बल्कि जो जिनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रही थी उन्होंने कहा आप इंडिपेंडेंट करें। तो मैंने इंडिपेंडेंट शुरू किया और डिफरेंट मैंने हॉस्पिटल्स में वेलफेयर में काम किया है, ऐसे नहीं। सैलानी वेलफेयर में मैंने काफी टाइम दिया है, 3-4 इयर्स मैंने टाइम दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेलफेयर करने का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से है, शायद शौक भी है। और मेरे पास जो पेशेंट्स है ना, मतलब एक हाई क्लास से लेके लो क्लास, मतलब लो का मतलब ये नहीं, पुअर पेशेंट्स जो होते हैं, दे आर रियली, मतलब उनको चाहिए डॉक्टर चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनके पास। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जिसको मेरे ख्याल से मैं चाहूंगी कि इसको लाया जाए। आप इस इश्यू को लाए कि भाई जो मेटरनल हेल्थ है उसके हवाले से भी होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होनी चाहिए डिफरेंट जगह पे। प्राइवेट नहीं, प्राइवेट अफोर्ड करना मुश्किल है। लोग जैसे अब जो है ना, लोग जेपीएमसी जाते हुए घबराते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं बिल्कुल। लेते पेशेंट्स को। तो अब वो ये कहते हैं कि हम थोड़े पैसे देके अच्छा काम करें, और यहाँ पे आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो जाओ तो फिर मनी मैटर करता है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये कि शायद मैं काम कर रही हूँ तो एक्सपीरियंसेस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो या जितने सालों से कर रही हूँ डिफरेंट, क्योंकि जब मैं आई थी फील्ड में उस वक्त तो बिल्कुल ही मेरा, जाहिर मैं उस वक्त इतना ना वोकल थी ना बोलती थी ज्यादा। एक मगर मेरे पास बस केसेस आए ना डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट इश्यूज, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो क्या, और जो आपके पुअर पेशेंट है ना, उनके पास बड़ी डिफरेंट स्टोरीज होती, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, जिसको आप, मतलब हम नहीं समझ पा रहे थे उस जमाने में। तो जाहिर है हमारी समझ में नहीं आता था भाई ये चीजें हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जैसे एक में छोटी सी मिसाल दो, मेरे पास एक, जब मैं क्लिनिक शुरू किया तो एक पेशेंट आई, अम्मा थी, अपनी बहू को लेकर आई, और शी इज विडो। तो उसने कहा कि इसके पेट में ना गोला हो गया है।
तो तुम इसे चेक करो। तो मैंने देखा तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा अच्छा आप अल्ट्रासाउंड करवा कर रहे हैं ना। जब अल्ट्रासाउंड करवाए थे तो उस वक्त उनका बेबी था, उसको 5 मंथ्स का। आई वाज सो सरप्राइज कि ये विडो है और इसका कहाँ से हुआ। तो उस वक्त मुझे इतना ज्यादा चीजें नहीं समझ में आती थी ना, तो उन्होंने कहा नहीं 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 ये ऐसी नहीं, गलत तुम लोगों ने अल्ट्रासाउंड गलत किया है, ये गलत है। तो हम्म बड़ी सरप्राइज हुई उस फैमिली से। मैं बड़ी मतलब वो थी मतलब एरिया में अगर सामने ही रहते थे, तो मैंने तो पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। तो मतलब आपको अब एक शॉकिंग चीज मिली, हम्म तो बड़ा अजीब सा लगा था। तो हम्म बहरहाल फिर वो अपने गाँव ले गई, वहां पे हम्म सर्टिफिकेट वगैरह करवाया। उन्होंने मुझसे हाइट किया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था। ओके। तो ये हम्म फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में ये था। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं बिल्कुल। जो आपको काफी कुछ सिखाता है ना। जैसे मैं बिल्कुल बिल्कुल। हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तो एक लड़की थी बड़ी प्यारी सी, आई अपनी मदर के साथ। शी इज जस्ट 20। तो हम्म उनकी मदर ने कहा कि भाई ये इसका अल्ट्रासाउंड करें, इसको सेम स्टोरी। तो पता चला हम्म कि उसके फादर, ही इज मतलब सेकंड फादर, मतलब उनके हाँ सेकंड मैरिज हुई थी फादर से उस बच्ची का, प्रेगनेंसी। तो ये बड़ी उसको हमारी जो हॉरिबल। हमारी हाँ हॉरेबल था, लेकिन हमारी जो प्रोफेसर थी वो उन्होंने फिर उसको कंटिन्यू करवाया। कंटिन्यू अच्छा। उसको अबॉर्ट भी करो, हाँ कंटिन्यू करो अबॉर्ट भी करो। फिर उसको डिलीवर भी हम लोगों ने किया। फिर कहीं किसी के उसमें The दिया। stories, the stories that come out of gynae obs, मैं हमेशा कहती हूँ, ये मैंने मेड स्कूल में बहुत फील किया था, और उसके बाद से ना आई से दिस ऑफन दैट द स्टोरीज दैट यू सी इन gynae obs इन पीड्स, ये माशरे की ना एक बहुत ही क्लियर रिफ्लेक्शन होता है, खासतौर पे gynae obs, बिकॉज हमारे यस। सोसाइटी में यू नो दैट द women और जो फीमेल्स हैं उनका स्टेचर थोड़ा अलग है, थोड़ा लो समझा जाता है, और उन पे बहुत सारी चीजें भी होती हैं, बहुत देयर डिफरेंट इश्यूज, विमेन इश्यूज दैट अराइज एवरी नाउ एंड देन। एंड मेडिसिन हमारी जो फील्ड है वो ह्यूमन नेचर से बड़ी करीब है, और उसमें भी चंद ऐसी फील्ड्स हैं जो और ज्यादा करीब है, उसमें गायनी ऑफ मेरे ख्याल से इट्स वन ऑफ देम, जिसमें द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट यू गेट टू नो, तो कुछ में तो वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, कि क्या ऐसा भी होता है, इस तरह से भी, क्या ये है हमारी सोसाइटी, इस तरह से बहुत बहुत स्टोरीज होती हैं। तो म- एक when you now that you talked about the stories, I would want to ask both of you actually कि आप लोगों की प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा what are the issues that you see in your respective practice? डॉक्टर शबाना, you can tell, and then डॉक्टर asma can tell कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली इश्यूज क्या हैं जिसके साथ पेशेंट्स आपके पास आते हैं, और जो आप बहुत प्रेसिंग इश्यूज समझती हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि फैमिली प्लानिंग, हम्म जिस मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो स्पेसिंग करते हैं, हम्म लेकिन जो नहीं है वो स्पेसिंग नहीं करते। फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि अनसेफ अबॉर्शंस, दैट इज बिल्कुल। द मेन इशू। ये एक है जो बहुत ज्यादा देखने में, मतलब जो मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रही हूँ, तो वो बहुत अनसेफ अबॉर्शंस हैं। और दूसरा ये है कि ज्यादा दाई हैंडल्ड केसेस हैं हम्म डिफरेंट। हर जगह पे गवर्नमेंट ने तो किसी को रोक टोक किया नहीं, हम्म हर आदमी जो है वो सीख के काम कर रहा है। रेगुलेशंस नहीं है। तो वो चीजें हाँ नहीं है, फिर वो अधल्ले से करती हैं। वो लोग काम भी इतने उससे करती हैं कि उनको बिल्कुल भी। अब जैसे आपके पास आया PIH के पेशेंट, एक दफा मेरे पास क्लिनिक में एक पेशेंट आई फाइनी, शी इज यंग गर्ल। अब वो आई है, जिस वक्त मेरे पास आई थी तो उसको फिट्स पड़ रही थी। तो उनके घर वाले कह रहे नहीं इसके ऊपर जो है ना कोई जिन है। मैं चीख रही हूँ कि नहीं भाई ये फिट्स नहीं है, फिर उसका से। BP देखा। फिर मैंने उसको हाँ मैनेज किया। मैंने कहा देखो मैं नहीं मैनेज कर सकती हूँ इसको, ऋषिकेश सेंटर में फौरन लेके जाओ। आई अरेंज एम्बुलेंस सर्विसिंग हम्म का, उसको भेज दिया। लेकिन एक वो है कि शायद कि कोई जिन आ गया है, कुछ ऐसा हो गया है। तो ये बड़ा
PIH जो है उसको प्रेगनेंसी हम्म। इंड्यूस हाइपरटेंशन, आइक्लेम्सिया, हाँ। है ना, ये बहुत ज्यादा में वो जब पेशेंट संभलते नहीं है, क्योंकि मैं तो चलो इस एरिया में रह रही हूँ, लेकिन इर्द गिर्द इतनी आबादियां हैं, हम्म। इसमें मुख्तलिफ हर जगह जगह पे डॉक्टर्स तो नहीं, LHVs भी हैं, लेकिन क्वालिफाइड LHVs नहीं है कि हम्म। चलो वो डिग्री वाली हैं, चलो फिर वो चीजें नहीं है या कि वो लोग काम कर रही हैं, फिर जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भेज देती हैं पेशेंट बिल्कुल। को, पेशेंट रात बिल्कुल। में घूम रहे होते हैं कि क्या करूँ। तो ये सारी बात चीजें सही है। बड़ी बिल्कुल ऐसे ही इश्यूज है। हैं। मुझे ऐसा लगता है गायनी ऑप्स में ना, एक तो आप मेडिकल और सर्जिकल प्रॉब्लम को तो डील कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ हम्म, में वो जो आपने समझाना होता है ना पेशेंट को और उसकी फैमिली को कि भाई ये मसला है, इसको ऐसे डील करना है और इसको डील करना जरूरी है, वो एक अलग होता है ना कि एक अलग एक हेडिक होता मेंटल है हेल्थ जो आपने तो करना होता है। है। हाँ। वो तो बिल्कुल। वो बहुत मुश्किल काम है, पेशेंट्स को डील बिल्कुल। करना, उसको समझाना। बिल्कुल। और फिर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनको इश्यूज होता है, पैसों का बहुत इश्यू होता है। बिल्कुल। तो इवन माई डॉटर इज बिकमिंग डॉक्टर, वो एक दो दफा मेरे साथ क्लिनिक पे गई, उसने कहा नहीं मैं तो कभी प्रैक्टिस नहीं करूंगी, क्योंकि आपके सारे पेशेंट जो है वो ये कहते हैं कि बस हमारे पास नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, जाहिर है अल्लाह ने हम्म। मुझे जरिया बनाया है, तो आई हैव हम्म। टू डू। मैं किसी को रिफ्यूज बिल्कुल। नहीं करती हूँ कभी भी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, चैलेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिया है, क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है, मतलब लियाकत नेशनल में काम करती, कहती तुम बहुत काम जो है ना बोल्डली करती हो, इस तरह से हम्म। नहीं करते हैं, ये PIH की पेशेंट है इस तरह। मैंने कहा "ये कहाँ हम्म। जाएगी इस वक्त, मैं मैनेज तो करूँ ना, मैनेज करके हम्म। ठीक है मैंने लिखवा लिया, मैनेज कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस ताला तरह आपकी से प्रैक्टिस में हमेशा इसी तरह से शिफा दे। हाँ, डॉक्टर अस्मा, आपके लिए आपकी प्रैक्टिस, हाँ, आपके लिए कैसी है? आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? क्या सबसे ज्यादा कॉमन इश्यूज होते हैं? और क्या आपके प्रैक्टिस में भी उतना ही मुश्किल होता है पेशेंट्स को समझाना, उनकी फैमिलीज को समझाना? आपके लिए कैसा है? हाँ एग्जैक्टली डॉक्टर मारा, मैं डॉक्टर शबाना से बिल्कुल एग्री करूंगी कि ये जो फैमिली प्लानिंग है ना, वाकई ये मतलब बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि इसके ना करने से या टाइमली हमें इसके बारे में ना सोचने से हमें मतलब बहुत एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों तबकात में प्रॉब्लम्स देखने में हाँ आते हैं। तब आप ये नहीं कह सकते कि एक बड़ी अच्छी बड़ी सेंसिबल सी एजुकेटेड खातून है तो उसने बड़ा अपना फैमिली प्लानिंग की साइड भी अपनी हम्म। बड़ी सिक्योर की होगी। हमारे बिल्कुल। पास वाकई पेशेंट्स भी आते हैं जो मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि वो आते ही उनकी पहली ये होती है कि अब जी ये हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो हम्म। अब हम क्या करें और अब क्या होगा, हम तो नहीं चाह रहे थे। तो अब आप फिर जाहिर है समझाते हैं, बीइंग अ मेडिकल पर्सन, बीइंग प्रैक्टिशनर, आप उसे समझाते हैं कि अच्छा चलें अब ये हो गया है तो कोई हम्म। बात नहीं, अल्लाह ताला करेगा कि आपके लिए ये प्रेगनेंसी इतनी मुश्किल नहीं होगी, अब से कंटिन्यू करें और इसको लेके चलें, या इसको खुदा ना खास्ता आप जिस तरह चाह रही हैं इसको गिराना अमल को, या इसको डिसकंटिन्यू करना, उससे आपके हेल्थ के लिए बड़े इश्यूज हो सकते हैं। तो वो उस वक्त समझने के बिल्कुल मूड में नहीं होती। हालांकि हम्म। आप अच्छी खासी एजुकेटेड खातून होती हैं और उनको ये अंदाजा ही नहीं हो रहा होता कि आप उन्हें क्या समझा रहे हैं, वो बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही होती हैं। दूसरी तरफ जो बिल्कुल ही आप ये समझें कि अनएजुकेटेड तबका है एक, वो उनको पता नहीं है या उनके अपने घरों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हस्बैंड नॉन कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने फैमिली प्लानिंग में कुछ हेल्प आउट नहीं किया, अगर कोई एक मेथड सूटेबल नहीं है तो दूसरे के लिए स्विच ओवर नहीं कर पा हम्म। रही, उसमें भी हस्बैंड घर से टाइमली लेकर नहीं जा रहे। एक चीज जिसको मैं बहुत हाईलाइट करना चाहती हूँ कि यहाँ जाहिर है हम बहुत सारे रूरल एरियाज को भी कवर कर रहे होते हैं, तो यहाँ टाइमली जो है ना मेडिकल केयर लेना एक खातून के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक तो इतने डिस्टेंट एरियाज पे रह रही होती है, उसके पास फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अवेयरनेस नहीं है, उनकी एजुकेशन नहीं की हुई प्रॉपरली हमने। और हम जो बैठे हुए हैं असूलन हम भी बहुत इसमें आते हैं, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारा फर्ज बनता है कि अब हम उनको एजुकेट करें कि
उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो किस तरह सॉल्व होंगे, उन्हें कब कब हमारे पास आना चाहिए, और सूटेबल पर्सन कौन सा है जो जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो जब हम उनको एजुकेट नहीं कर पाते या हम तक पहुंचना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता किसी भी वजह से, तो वो क्वैक्स के हत्थे चढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और फिर वो उन्हें जिस तरह से वो उनकी काउंसलिंग करते हैं या उनका जितना कैलिबर होता है वो अपने हिसाब से जो समझाती हैं उन्हें, या जो भी उनको पता चलता है, वो उनके हेल्थ इश्यूज उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो वो बिल्कुल। एक अनसॉल्व्ड जो है ना सिनेरियो चलता चला जाता है। जैसे मैं मिसाल दूं, इनफर्टिलिटी है गायनी में, या उसमें इनफर्टिलिटी मतलब इतना बड़ा इशू है कि वो एक यूं समझें कि उस खातून के लिए एक राइट जो रीजन है उसका पता करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। कोई अच्छी उसकी किस्मत है, फॉर्चुनेटली वो पहुंच गई है किसी ऐसी जगह जहाँ रीजन सॉर्ट आउट हो गया है, तो वो फिर वो निकल आती है अल्लाह की रहमत से। अदरवाइज वो घूमती ही रहती है हम्म। एक चक्कर में, जहाँ हम्म। मेन रीजन तो कोई सामने आता नहीं है। बस या तो हम्म। वो पीरों फकीरों के साथ या फिर वो मुख्तलिफ मिथ्स के हत्थे चढ़ी रहती है। तो मेनी टाइम्स वो जो है ना मिजरेबल ही रहता है, उसका अनसॉल्व ही रहता है। और उसमें बहुत दफा इतना अफसोस होता है कि इसकी इतनी जो लंबी प्रॉब्लम थी उसके पीछे जस्ट एनीमिया था, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, कोई या डायबिटीज, हाइपरटेंशन चल रही थी, फैमिली हिस्ट्री थी बड़ी स्ट्रांग, लेकिन उस तक कोई पहुंच नहीं पाया। और वो बेचारी बस एक स्टिग्मा लेके फिरती रही है कि इसका बच्चा नहीं हुआ तो अब जी हम्म। एक तरफ हो जाएं, और वो सेकेंड मैरिज और बहुत सारी बिल्कुल। आपको पता है बिल्कुल। लॉजिकल फैक्टर्स। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। चीज जब होती है तो बड़ा बहुत अफसोस भी होता है बाकी। कि काश के वक्त पे पहुंच जाती, और बिल्कुल। या इसकी एजुकेशन इतनी होती या इसके पास इतने रिसोर्सेज होते कि ये हम तक आ जाती। तो इसमें जाहिर है बहुत सारी गवर्नमेंट से लेके नीचे के लेवल तक बहुत सारी स्टेजेस हैं जहाँ पे हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बिल्कुल। इन खवातीन हैं इन तक पहुंचे, या कम से कम उनको अवेयरनेस दी जा सके कि हाँ प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन कहाँ है, या प्रॉब्लम है कहाँ। तुम या बेसिक इतनी प्रॉब्लम के साथ नहीं बैठी हो कि इसका सोल्यूशन ही नहीं था, तो बिल्कुल। वो सारी लाइफ उनकी गुजर जाती है। या बिल्कुल। रिकरेंट अबॉर्शंस हैं या उनके साथ, उनको लेके वो बैठी हुई हैं, बस वो एक हार्मोनल जो है वो उनको ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, उस रिकरेंट अबॉर्शन को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा कि क्यों हो रहे थे, किस लिए, किस ट्राइमेस्टर में थे। जाहिर है उसके पीछे क्वैकरी भी है कि वो क्वैक्स के साथ ही चलती हैं वो। और फिर जब उनसे पूछो तो वो कहती हैं हमने तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ली हैं, जिसने जहां हाँ। बिल्कुल। बताया। बिल्कुल। लेकिन हमारी ट्रीटमेंट उस वक्त हमें ये ख्याल आता है कि काश ये राइट टाइम पे पहुंच जाती, राइट जगह, तो शायद इसका पहले मसला हल हो जाता। तो सही ऐसी बात है। जगहों पे जाके फील होता है कि हमें एजुकेट भी करना चाहिए और अवेयरनेस भी होनी चाहिए इन खवातीन की। उनके फाइनेंस का एक फैक्टर एक अलग है, लेकिन उनके लिए जो हम्म। लिटरेसी और उनके लिए अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी। तो बिल्कुल। हम बीइंग अ प्रैक्टिशनर इसके बारे में हाँ। जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। असल में प्रैक्टिस जो है गायनी ऑप्स है या कोई भी प्रैक्टिस, उसमें टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। या डॉक्टर का और पेशेंट के दरमियान जो टाइम होता है उसमें हमें उसकी काउंसलिंग करनी होती है, सेफ्टी नेटिंग करनी होती है रिगार्डिंग मेडिसिन, और उसे या फॉलो अप करके बताना होता है। उसके लिए बाज दफा अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम टाइम देना नहीं चाह रहे होते। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो पेशेंट के लिए। हम्म। अगर आप अच्छे सही बात सही टाइम पे बता दें तो शायद वो आपको ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स दे, हम्म। उसकी ट्रीटमेंट और उसका सारा जो मसला है वो जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि ये वो चीजें हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं जिन पे फोकस हमें जरूर करना चाहिए। एवरी वन ऑफ बिल्कुल। अस हम प्रैक्टिस या कर रहे हैं मेडिसिन। अच्छा, आप दोनों की बातों से ना मुझे एक चीज महसूस हुई, वो ये कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेडिसिन इटसेल्फ और स्पेशली गायनी ऑप्स ये बड़ी मल्टी लेयर्ड है ना। जब आप आपकी प्रैक्टिस में आप
बहुत सारे इश्यूज को एक साथ डील कर रहे हैं जो कि सिर्फ मेडिकल इश्यूज नहीं है। अब जब आपके पास पेशेंट आ रही है तो आप उसकी एजुकेटेड होने को भी डील कर रहे हैं, आप उसके पुअर बैकग्राउंड को भी देख रहे हैं, फिर आप ये भी देख रहे हैं कि घर वालों की तरफ से क्या प्रेशर है, माशरे में या उसके घर में उसकी कितनी सुनी जाती है या कितनी उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर आसमा आपने बताया कि फार फ्लंग एरिया से अगर वो आ रहे हैं तो उनका एक्सेस टू हेल्थ केयर कितना डिलेड है, और फिर जब अगर एक्सेस मिल भी जाता है तो वो कैसा मिलता है, वो किससे मिलता है। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी मल्टी लेयर्ड है कि मेरे ख्याल से सिर्फ एक पर्सन या एक फील्ड की इंटरवेंशन से ये चीज प्रॉपरली सॉल्व होने वाली नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि इसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल से लेके डॉक्टर्स, यस एडमिनिस्ट्रेशन, यस everyone has to be involved and intervene and play their part to make sure कि ये Exactly. address ये issues address हो। क्योंकि एक डॉक्टर के पास she has only that much of a time जिसमें उसकी अपॉइंटमेंट है, उसमें उसने उसकी बीमारी को तशखीस भी करनी है, उसको समझाना भी है, उसको बताना भी है, उसको फॉलोअप का भी बताना है, उसके घर वालों को भी समझाना है। वो कितना कर सकता है, करना चाहिए। हम सबको एज अ डॉक्टर वी शुड बी स्ट्राइविंग एंड एमिंग कि हम अपने जितने भी हमसे पेशेंट मुझसे लेके आए हम उनको बेस्ट केयर दे रहे हो। बट आई ऑफन फील दैट at the end it's the whole system that makes it easier or more difficult for the doctor too, and that needs to be addressed as well, especially in the context of gynae ops। और जैसे अभी आप लोग भी बात कर रहे थे कि जो तीन मेजर आप लोगों ने दोनों ने उसके बारे में बात की कि पहले तो फैमिली प्लानिंग, देन इनफर्टिलिटी, देन अनवांटेड प्रेगनेंसीज और अनसेफ अबॉर्शंस। ये तीनों बड़े मेजर इश्यूज हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इतने ही टैबू भी हैं, इतना ही हमारे बारे में, हमारे कल्चर में इसके बारे में बात करना बहुत मायूब भी समझा जाता है, जबकि ये कितने कॉमन लेकिन है। सबसे ज्यादा कॉमन, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे डॉक्टर ज्यादा शिवाना, कॉमन। व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस, मतलब ये इतना कॉमन मैं है। तो समझती हूँ इतना कॉमन है, बीइंग मुस्लिम कंट्री, जो हम लोग इस चीज को हाइड कर रहे हैं। या तो यहाँ पे अबॉर्शंस जो है ना बहुत कॉमन है। मैं तो बाहर भी जाती हूँ, मैंने देखा है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो कुछ है बहुत ज्यादा है, जिसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम। गवर्नमेंट करे इन सब चीजों को, स्पेसिंग करे और हर चीज है। उसको स्पेसिंग जब तक नहीं करेंगे, जब फैमिली प्लानिंग को प्रमोट नहीं करेंगे, आप देखें ना बर्थ रेट हमारे यहाँ कितना हाई है, हम लोग कहाँ पहुंचे हैं। लोग तो रोके थे, अब हम्म, सिर्फ बातें करने से तो नहीं होता है कि आप उसको बिल्कुल। इम्प्लीकेशंस भी करें ना। इम्प्लीकेशन बहुत जरूरी है। जैसे एनीमिया इज वेरी कॉमन, लोग यहाँ पे या बच्चे, मतलब 3 4 5 बच्चे हो गए एनीमिया, मतलब 4 5 में आ रहे हैं, जब उनको बोलो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, नहीं ये कुछ नहीं, बस ठीक है, सही है, हमारी बीवी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है। अब एनीमिया के हैजर्ड्स उनको नहीं पता है कि क्या हो सकता है। मतलब इतने ग्रैंड मल्टी आती है, नहीं कोई बात नहीं, बच्चा मर गया तो मर गया। तो एंड में आप आ रहे हो और एंटीनेटल्स नहीं कराते। मैं कहती हूँ भाई तुम लोग मत आओ, कोई बात नहीं, हम्म, एटलीस्ट 3 से 4 दफा आके चेकअप करवा लो, पूरे 9 मंथ में 4 टाइम्स। लास्ट लास्ट ट्राइमेस्टर में आप 2 दफा भी आके अपना चेकअप करवा लो, सारे ब्लड टेस्ट करवा लो, तो कम से कम आप जो है वो सेफ हो जाते हैं कि ठीक है, ये सब चीजें हम्म, जो हो रही है हम्म, सही है। तो इसके लिए मैं तो हम्म, ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है, मेरी मतलब ये सवाल शायद आप बाद में करो, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जैसे जिन्ना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, सोमराज है, लेकिन इतना ओवर क्राउडेड है ना, लोग वहां नहीं जाना चाहते। इवन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, लोग उसको प्रेफर नहीं करते, पैसे नहीं है जेब में, चीखते रहो। मैं तो इतना ज्यादा मैं इस चीज हम्म, में परेशान हो गई हूँ कि आप चीखते रहते हैं, भाई ये इमरजेंसी है, अगर रिटेन प्लेसेंटा हो गया, दिस इज इमरजेंसी, वी हम्म, नीड ओटी और दिस या एंड दैट वी नीड। खैर अब वो कोई भी आएगा तो मुझे तो नहीं, वो चैरिटी पे सब काम करके देंगे, एनएच सेटिस आएंगे, डेफिनेटली वो पैसे लेंगे, और सही आपका बात है। टेक्नीशियन आएगा, है ना।
तो ये इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल। कि जैसे अब हर जगह जगह पे ये लैब्स बने हुए हैं, डॉग के लैब्स हैं, इसके लैब्स हैं, आगा खान के लैब है। तो मैटरनल हेल्थ केयर के लिए भी एक हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर हर जगह जगह पे होना चाहिए। मतलब जैसे वैसे तो है या मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उस पे काम करने वाले लोग भी हों, जैसे हर एरिया के अपने हैं, तो हम्म। काम करने के लिए भी सब एफर्ट करें। आई डोंट नो लोग एफर्ट करते बिल्कुल हैं या नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हमारे फील्ड में मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीजें इवन गायनी उसके न्यूज से ये है कि डॉक्टर्स के अंदर वो चीजें रही नहीं। सिर्फ वो एक वो है हम्म हॉस्पिटल में, या आप एंटर हो गए, अरे ये तो पेशेंट है, दे कैन पे, उनको किसी तरीके से भी हम्म आपको रखना है। उनको ये गाइड कर हम्म दिया जाता है डॉक्टर्स को कि आप इसको एडमिट करें, आप इसको करें। हम्म। लेकिन बिल्कुल। सही गाइड करना, सही चीजें बताना, मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप किसी भी बीमारी को एक एक उससे नहीं, आप दो तीन ओपिनियंस लें। क्योंकि मेरे साथ तो हो चुका है कि अच्छे मतलब, मैं वो चीजें बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सर्जरी हुई इवन, तो उसमें भी आप इतने आपने पैसे खर्च किए, सब कुछ किया, लेकिन आपने डील क्यों नहीं किया। मेरे हस्बैंड हम्म की स्पाइनल सर्जरी हुई, तो वो जब स्पाइनल सर्जरी बड़े इंस्टीट्यूट से हुई, प्राइवेटली हुई, मैंने पे किया, सब कुछ किया, तो जब उन्होंने स्क्रूस लगाए तो व्हाई नॉट, उन्होंने प्लेट लगाई। ही इज द न्यूरो सर्जन, वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन कराची। तो आप चार आफ्टर सर्जरी हम गए तीन चार लोगों के पास, तो उन्होंने कहा ये सर्जरी नहीं सही, सर्जन वाज नॉट देयर, इवन सर्जन, आई एम आस्किंग वेयर इज सर्जन, सर्जन वाज नॉट देयर इन द ऑपरेशन थिएटर, आई डिडंट मीट हिम। तो ये चीजें जो होना चाहिए, हम्म सही करना चाहिए। हम सिर्फ हम मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने तो चलो मैनेज कर लिया, लेकिन जो हम्म। डॉक्टर्स नहीं है, अब वो इतने पैसे जमा करके वेरी लाखों ट्रू। लाख रुपए है ना, वो कर रहे हैं, तो कहाँ से, उनके पास तो नहीं है ना, चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो ये हम्म चीजें थोड़ी एथिक्स जो है अब खत्म हो गई डॉक्टर्स की। आई एम सो सॉरी टू से दिस कि हमारी जो फील्ड में जितने सीनियर्स हैं, एक जमाना था हम किसी को भी लेके जाते थे ना, दे आर नॉट चार्जिंग, कंसल्टेंट्स हम कहीं भी जाते थे तो डॉक्टर्स से नहीं चार्ज करते थे, लेकिन अब ये है कि इवन मैं भी जाऊंगी ना तो मुझसे चार्ज करेंगे। तो ये एथिक्स ही खत्म हो गया है हमारे फील्ड में। तो जब ये हम्म चीजें खत्म हो गई, कमर्शलाइज हो गया, तो कहाँ से चीजें सही नहीं हो सकती, जो हम शायद नहीं फाइट कर हम्म। सकते, एटलीस्ट आई थिंक इतना एक आदमी नहीं कर सकता, मल्टी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल वही और बात कि इतना मल्टी लेयर्ड है। जब भी हम हेल्थ सिस्टम्स की बात करते हैं, हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज की बात करते हैं, तो इतनी मल्टी लेयर्ड है कि किसी एक बंदे से या एक इंस्टीट्यूशन के चेंज होने से या किसी भी एक फैक्टर से कोई रेडिकल चेंज नहीं आता। देयर हैज टू बी ऑल ऑफ द फैक्टर्स इन्वॉल्व। डॉक्टर अस्मा, नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट के, जैसे डॉक्टर शबाना ने भी कहा कि अवेयरनेस नहीं है, या फिर जैसे एनीमिया है उसको बहुत लाइटली लेंगे, इमरजेंसीज हैं उसको लाइटली लेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये इतनी रेजिस्टेंस क्यों होती है व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ विमेन हेल्थ इन आवर कंट्री? तो क्यों ये नहीं उनकी हेल्थ को सीरियसली लिया जाता बाय देयर फैमिलीज एंड देन बाय देमसेल्व्स एज वेल, कि वो खुद भी उस चीज को नहीं सीरियसली लेते और उनकी फैमिलीज भी नहीं लेते? आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन डावर मेडिकल कॉलेज इन माय मेड स्कूल एंड फोर्थ फाइनल ईयर की रोटेशन थी। तो इसी तरह से इसे गायनी ऑप्स में जब रोटेशंस होती थी, लिटरली वी वुड सर्च कि भाई कोई मतलब हो उनकी फैमिली से जो जाके ब्लड का अरेंजमेंट कर सके। कितनी बार तो ऐसे होता था कि रेजिडेंट्स और हम जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स या हाउस ऑफिसर्स, हम खुद जाके दौड़े लगा रहे होते थे कि भाई मरीज का 2 या 3 का एचबी है, वो ब्लीड कर रही है, उसको अभी खून की जरूरत है, हम दौड़ रहे हैं और उसके जो घर वाले आउट हर। सो आई वुड वांट टू नो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस। इन्वॉल्वमेंट तो हम जो है मगरिब से अगर हम अपने आप को कंपेयर करें या मतलब डेवलप्ड कंट्री से, तो हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ आप देखें एज ए नेशन बहुत ही डिफरेंट है।
हमने लाइफ और डेथ के मामले को कभी इतना सीरियस लिया ही नहीं है एज ए नेशन। आप देख लें कि डेली जो वाकयात हो रहे हैं, कोई दहशत गर्दी है, कोई एक्सीडेंट्स हैं, फ्लड्स हैं, कुछ भी, उसमें मेनी डेथ्स आर गोइंग ऑन, और हम आराम से वो सुन भी रहे हैं और वो सब चल भी रहा है। तो एज अ नेशन भी लाइफ हमारे लिए शायद ये होता है कि शुरू से ही लाइफ को इम्पोर्टेंस ना देना शायद हमारी एक रूटीन बन चुकी है। तो लाइफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटिटी है, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और ये चीज हमारे जहनों में अब बैठनी चाहिए कि हमें शुरू से ही एक खातून की जिंदगी को किस तरह से अहमियत देनी। तो अगर हम शुरू से ही उसको अवेयरनेस दें कि उसकी हेल्थ, उसका फूड, उसकी लाइफ की तरफ उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है वो एक अच्छी women हम ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी कह लें, या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ कह लें। तो उसको शुरू से ही डिप्राइव्ड ऑफ फूड, डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक हेल्थ नीड्स रखा जाता है। तो इसलिए वो जब बिल्कुल पहुंच जाती है एट द वर्ज ऑफ हर लाइफ, तो उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है इन सारी चीजों को टैकल करना। तो वो मेरा ख्याल है कि उसमें भी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन ऑफ द वुमेन, एजुकेशन ऑफ हर फैमिली, उन सबको ये बताना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है। शुरू से उसको अहमियत दें इस खातून को, इसको बिल्कुल। उसका फूड और उसकी बेसिक लाइफ की जो नीड्स हैं उसको जरा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। दूसरा वही बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ के फाइनेंस, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या उसमें भी प्रायोरिटीज कि वो खातून जिसने घर में एक पूरी नस्ल को आगे परवरिश देनी है, उसको फूड में कितना उसका हिस्सा है, या बिल्कुल। उसकी बेसिक को किस तरह मिल रही हैं, या घर में जो माजरत के साथ जो बड़ी खवातीन है, सास है या जो भी है उसके पास, उसको उसको या वो उसको खिलाना चाहती नहीं है, या खिलाती, या शायद उसके पास इतना होता नहीं है कि उसको खिला पाए, या होता है तो वो बच्चों का हिस्सा होता है और उसको बहुत कम मिल क्लैरिटी नहीं पाता है। होती है। तो बिल्कुल वो ऐसी बिटर रियलिटीज हैं कि बाज दफा बिल्कुल। बड़ा हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। तो इन चीजों में बेसिक जो है वो वही एजुकेशन और उनको आगाही जो देनी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जाहिर है बहुत लो बेसिक लेवल पे हमें उन्हें बताना चाहिए कि इस खातून को अहमियत दें, इसने एक नस्ल उसको खड़ा करना है, उसको खड़ा बिल्कुल। करके उसकी तरबियत भी करनी है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमें। और हम बस मुझे यही अपने आप से भी कह लें, मैं भी कोशिश करती हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश है कि जो हमारे बाद भी आने वाले जो जनरेशन्स हैं या जो न्यू प्रैक्टिस में लोग आ रहे हैं, वो बहुत नेक नियति से इसको लें अपनी प्रैक्टिस को, और इसमें अपने पेशेंट को ये सोच के बताएं कि मैं अगर इसको कुछ बता रही हूँ तो ये वो मेरी बात को जरा सुनेगा भी और अहमियत भी देगा उसको, और आइंदा के लिए शायद उसको कुछ इससे हेल्प मिले। और उसकी जो सास है या जो घर का बड़ा है उसको जरा बताएं। बाज दफा आपने देखा है, डॉक्टर शबाना भी एग्री करेंगी, कि जो पेशेंट होती है उसकी रिक्वेस्ट होती है कि मेरी मदर इन लॉ या मेरी सिस्टर इन लॉ को आप जरूर बता दें कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो या मेरे फूड में कहाँ इशू आ रहा है, या मुझे क्या चाहिए, या मुझे कितना आराम चाहिए, या मुझे कितना खुराक हम मुझे चाहिए आराम। हमारी डेली रूटीन में। तो हमें भी थोड़ा एम्फेसाइज करना पड़ता है उसको भी कि भाई इस खातून को जो है ना सिर्फ लग्जरी के लिए रेस्ट नहीं देना या फूड नहीं देना, ये इसकी बेसिक नीड्स में से है। तो बिल्कुल। ये चीजें सारी जो है ना ये बड़ी जरूरी है। और हम जाहिर है हम बिल्कुल। नेक नियति से जब बताएंगे तो डेफिनेटली उसका असर किसी ना किसी लेवल पे होगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल नहीं, बहुत। हमारी जो प्रैक्टिस है ना इसमें तो हम आपको पता है दुनिया तो खैर अल्लाह ताला दे ही देता है किस्मत के हिसाब से हर बंदे को जितनी है। तो आखिरत में भी जो हिस्सा है वो हमें अल्लाह ताला एक अच्छा हिस्सा दे सकता है अगर हम नेक नियति से ये काम करें। तो बिल्कुल नहीं। खवातीन की जो नहीं। सेहत है वाकई वो इसलिए भी एट स्टेक रहती है कि वो शुरू से ही उसकी लाइफ को बिल्कुल। इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है वेरी फ्रॉम द ट्रू। वेरी वेरी बिगिनिंग। ट्रू। वेरी ट्रू। वेरी वेरी राइटली एंड करेक्टली सेड डॉक्टर अस्मा कि इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे यहाँ हम
प्रेगनेंसी की या विमेन हेल्थ की या विमेन एम्पावरमेंट की बात तो बाद में आती है। पहले तो यही आता है कि भाई उसको अहमियत दी भी जा रही है कि नहीं, क्या उसको एटलीस्ट इस काबिल भी समझा जा रहा है कि रोज शी जिम्मेदार है। एग्जिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग अदर देन जस्ट चाइल्ड बेयरिंग मशीन। कि सिर्फ एग्जैक्ट। तब जब उसमें से यू वांट चिल्ड्रन आउट ऑफ हर, तब सिर्फ तब उसकी जरूरत नहीं है, शी इज नीडेड एंड शी इज इम्पोर्टेंट एज अ होल। तो और वो उसकी उसका रिफ्लेक्शन हमारे पेशेंट्स में, हमारी पेशेंट इंटरेक्शन में नजर आता है। और उसका एड्रेस करना अगेन किसी एक हर इंसान का फर्ज है, या फिर हर एटलीस्ट जो इस पोजीशन पे है, खासतौर पे गायनी ऑब्स हैं, पब्लिक हेल्थ है, जो डिस्ट्रिक्ट हैं और गवर्नमेंट्स हैं, उन सब की जिम्मेदारी वहाँ पे बनती है। So, I think we discussed a lot about the different women conditions and health disparities and, the different systems. Before we, move on to end towards the end, I would want to ask both of you, what is the one thing that you're hopeful about women health in Pakistan, and what does the future of gynae obs in Pakistan looks like for you? Dr. Shabana, I would want कि आप बताएं, और डॉक्टर अस्मा आप भी जरूर बताइएगा। वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको एम्फेसाइज करना चाहिए। उस तरह से हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो उसके लिए जो हमें एंटीनेटल चेकअप्स प्रॉपर हो, पोस्टनेटल हम्म। चेकअप होना चाहिए। इसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग और अनसेफ अबॉर्शंस को कंट्रोल करें। और मेजर मेजर तो यही सारी चीजें हैं जिसको हम एम्फेसाइज करें कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। और पेशेंट्स को ज़ाहिर है हम गाइड करते हैं कि भाई आप एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जरूर आए। इवन मैं तो अपनी इसलिए कहती हूँ कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं है, तुम एटलीस्ट आके चेक करवा लो। जरूरी नहीं अल्ट्रासाउंड से करवा के, यूजली अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं तो अल्ट्रासाउंड मशीन तो नहीं डिलीवर कर रही है ना। मेरा ये सवाल होता है कि भाई देखो, इतनी तुम अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो, पैसे तुम यहाँ पे खर्च करो, कम से कम 3-4 विजिट जरूर करो। तो इसके लिए बिल्कुल जो है, हाँ, ये चीजें जो है जरूरी है स्पेसिफिकली जो है वुमेन्स हेल्थ केयर के लिए। सही। And Dr. Isma, what is your opinion about the future of gynae obs in Pakistan, and what are you hopeful about? फ्यूचर ऑफ गायनी ऑप्स इन पाकिस्तान, डॉक्टर मारा देखें, ऐसा है कि लास्ट 1 डेकेड में मैं आपको बताऊं कि मुझे मतलब कहीं भी कोई चेंज फील नहीं हुआ। चाहे आप इसे रूरल साइड पे देख लें या अर्बन साइड पे या एजुकेटेड अनएजुकेटेड कम्युनिटी में देखें, उनके उनके प्रॉब्लम्स मोर और लेस वैसे ही हैं। वो उनके सोल्यूशन के लिए कुछ ज्यादा इतना ज्यादा भी बहुत काम नहीं हुआ, और ना ही कोई बहुत ग्रॉस चेंज मुझे नजर आई। लेकिन ये है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। अब आप देखें कि जितना वो ये मीडिया और मतलब अपने जो है एक्सपोजर टुवर्ड्स देयर हेल्थ इश्यूज और लोगों में बढ़ रहा है ये ना, स्पेशली जो एजुकेटेड कम्युनिटी है, तो वो कंसर्न है अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में। और मैं आपको एक और चीज भी बताऊं कि जो बहुत ही डिस्टेंट रिमोट एरियाज से हमारे पास आते हैं, तो मैं बाज़ दफा कहती हूँ कि हमसे ये बेहतर है कि इन्हें अपने हेल्थ इश्यूज की, अपनी हेल्थ की कुछ फिक्र है। जो बीच का तबका है वो बल्कि इग्नोर कर देते हैं अपने जो चल रही होती हैं हेल्थ डेली की जो इश्यूज होते हैं, वो ज्यादा कंसर्न होते हैं और कई दफा बहुत शुरू में ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। तो जो बीच लोग हैं वो बाज दफा इग्नोर भी कर रहे होते हैं इस चीज को। तो मुझे होप्स तो अच्छी हैं कि हम जो इतने डॉक्टर्स इतने ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट्स भी आ रही हैं इस फील्ड में, वो इंशाल्लाह वो लोगों को अवेयरनेस देने में या उनको अपनी जो सर्विसेज देने में होपफुली बहुत बेहतर काम करेंगी। और उसके लिए उनका अपने उनके घर और उनकी प्रैक्टिस दोनों में उनका मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है वो भी बहुत जरूरी है। जितनी वो खुद हेल्दी होंगी या जितनी सेटिस्फाइड होंगी अपनी लाइफ से, उतना ही वो डिलीवर भी अच्छा करेंगी टुवर्ड्स पेशेंट्स, टुवर्ड्स कम्युनिटी। तो खुद डॉक्टर्स को अपनी हेल्थ के बारे में भी कॉन्शियस होना चाहिए, अपनी हेल्थ भी उन्हें
क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो अपनी Very हेल्थ को true. अगर आप रूटीन में बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के साथ रखेंगे तो मेरे ख्याल है अच्छा डिलीवर कर पाएंगे पेशेंट्स को, Very true. उनको अच्छा टाइम दे सकेंगे। अदरवाइज ऑल द टाइम इरिटेबल रहना या सेल्फ पिटी होते रहना या हालात और गवर्नमेंट और मसाइल में उलझे रहने से जाहिर है बहुत से मसाइल वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल और अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ हेल्दी करने की बहुत जरूरत है। Hmm. तो होपफुली जो हमारे बाकी भी जनरेशन्स हैं, जो कोलीग्स हैं, हम सब नेक नियति के साथ एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ और अच्छी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर और वही बात है कि हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए पेशेंट्स को कि वो कि क्या जरूरी है एट दैट टाइम। Hmm. बाज दफा वही है कि हाँ जी मैंने 4 दफा अल्ट्रासाउंड हो गया है, तो जी मैं भाई 4 दफा अल्ट्रासाउंड तो हो गया है तो आपने डॉक्टर को तो दिखाया नहीं है, या आपके Hmm. टेस्ट तो अभी तक नहीं हुए हैं और आप 7th मंथ की प्रेगनेंसी तक पहुंच गई हैं। हाँ, टेस्ट तो कोई नहीं कराया भाई। टेस्ट आपका अभी तक कोई नहीं हुआ, पीछे आपके अबॉर्शंस की लाइन लगी हुई है और आप वो भी गेस्टेशनल डायबिटीज की भी वर्ज पे लग रहे हैं और Hmm. सस्पेक्टेड हैं। तो मतलब ये सारी वो चीजें हैं कि जो वाकई हमें बतानी है पेशेंट को कि क्या Hmm. इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। आप अपना पैसा Definitely. जो लेकर आए हैं बड़ी मुश्किलात के साथ इकट्ठा किया है, उसको कहाँ लगाएं और किस टाइम पे लगाएं अपनी हेल्थ के लिए, तो अच्छे बेहतर रिजल्ट्स निकल सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल. होपफुली Thank you so इंशाल्लाह much. हम सब बेहतर करेंगे। Bilkul. Thank you so much for your input. And now we're at our last segment for our podcast. और ये हमारा रैपिड फायर सेगमेंट है. इसमें बेसिकली क्या होगा कि मैं आप दोनों से क्वेश्चंस पूछूंगी ऑल्टरनेटिवली, और उसका फौरन से जवाब देना होगा. सो इट्स अ रैपिड फायर सेगमेंट. Dr. Shabana, I'll be starting with you, then Dr. Asma, and I'll be alternating between the two of you. So, Dr. Shabana, what's a health myth your patients still strongly believe? हेल्थ में तो एक तो ये है कि भाई मेडिसिन हम पानी से लें कि दूध से लें, ठीक है ना। अब दूध और हम आप ये बताएं कि अभी ऑपरेशन हुआ है तो दूध तो नहीं पीना चाहिए हमें, टाके पक जाएंगे। अच्छा, आयरन सप्लीमेंट लेंगे तो उससे बच्चे काले पैदा बच्चे होंगे। काले होंगे. हाँ, अगर ज्यादा हम वो लेते हैं मेडिसिन खाएंगे तो बच्चे तो मोटे हो जाएंगे। मेरी सास ने तो मना किया है आप जो है ताकत की दवाइयां ना दें। तो इस किस्म की काफी सारे कॉमन मिथ्स होते हैं। सही सही. Dr. Asma, one health policy you wish every government would implement for women. हेल्थ पॉलिसी एग्जैक्टली उसमें ये है कि हर खातून का उसकी जो प्रेगनेंसी है या उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, उसमें एक दफा उसको एक क्वालिफाइड एमबीबीएस और इफ शी कैन तो किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से उसका एक्सपोजर बहुत बहुत जरूरी है कि Hmm. उसको एटलीस्ट Hmm. एक एमबीबीएस डॉक्टर उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में एवरी प्रेगनेंसी या इन एवरी गायनी ऑफ इश्यूज का एक्सपोजर जरूर हो उससे, ताकि वो Hmm. क्वैकरी से और मतलब फॉल्स किस्म की मिथ्स और इनसे किसी हद तक बच जाए। तो हमारी पॉलिसीज में क्वालिफाइड डॉक्टर्स से पेशेंट का एक्सपोजर बहुत Very इम्पोर्टेंट true. Very true. वो एक्सेस होना बड़ा जरूरी है. Dr. Shabana, what's been your most unexpected or humorous clinic experience? There's lot of humorous. Anything that comes at the top of your head. टॉप ऑफ द हेड तो मेरे हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले टैक्सी में बच्चा पैदा हो गया एट माय premises. That's wild. I go there with all my instruments, Instruments and विद equipments. चादर और उस सब इक्विपमेंट, चादर लेके फिर अंदर जाके उसको बेबी को लेकर निकाला, डिलीवर किया। मतलब हो चुका था, निकल गया आते आते उनका। Allah. Was वंस was the हाँ, ये और एक दफा um, ये कि पेशेंट बहुत एक हाइपरटेंसिव आई तो स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था क्लिनिक
जेपीएमसी मैंने पीजी शिफ्ट की हुई थी। तो वो इतनी, उसका बीपी इतना शूट हुआ हुआ था कि 180 120, और मैं तो बिल्कुल परेशान थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसको मैंने सारे मैनेज किया, सब कुछ किया। तो जब डिलीवर हो गई वो, तो उसके बाद वो कहने लगी आप क्यों इतने परेशान हो रही है। मैंने कहा नहीं, तुम्हें तो 24 आवर्स एटलीस्ट, नहीं मैं रुकूंगी नहीं, मैं तो जा रही हूँ, और आप परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे माइंड में तो ये था कि भाई क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वहां पे। मैंने ये पीआईएच वाले पेशेंट ऐसे डीआईसी में जाते हुए देखा है। जेपीएमसी हम्म में बिल्कुल बैठी हुई है, खाना खा रही है, और फिर डीआईसी में चली गई। उसके लिए हम्म लकीली सारा स्टाफ मौजूद था, जाहिर है एक हेल्थ केयर वहां पे है, सब कुछ हो गया। फिर देने वाले जो अल्लाह की जात है, जिंदगी और मौत तो मेरे हिसाब से तो ये है कि, मेरे हिसाब से कहेंगे मुस्लिम के, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी लिखा है वो सब होना है। और ये जो हम लोग कहते हैं कि भाई ये ऐसा होगा कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं तो शायद बच जाते हैं, ऐसा नहीं है। कि ये तो अल्लाह हम्म ताला ने लिखा है और अल्लाह ने करवाया करें। बिल्कुल तो बिल्कुल सही ये हो गया। डॉक्टर अस्मा, one thing you admire about women in your community? एडमायर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एडमायर मुझे करनी भी चाहिए खवातीन की, कि दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर फैमिलीज, देयर किड्स। मतलब वो उन्हें, और बाज दफा मैं देखती हूँ कि मतलब दे आर बैडली बीइंग सप्रेस्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ मेनी बेसिक नीड्स, लेकिन वो उसको जिसे कहते हैं हाइड हाइड कर रही होती हैं, और छुपा रही होती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और किस तरह। हालांकि उनकी बहुत सारी जो डेफिशिएंसीज हैं, वो उनके अपने फैमिली मेंबर्स की कोताहियों की वजह से वो उस स्टेज पर पहुंची हुई होती हैं, लेकिन वो उसको हाइड हाइड कर लेती हैं, ये शायद बताना नहीं पा रही होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो कर रही होती है। और हमारी यहाँ पे एक डेजर्ट एरिया से इधर, उनको हम महार भी कहते हैं, बड़े वो मतलब इलिटरेसी और वो सारी वहाँ चल रही है, लेकिन उनका ये है कि वो अपनी हेल्थ को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। अपने बाकी लाइफस्टाइल का कुछ उनको पता नहीं है, कपड़े और घर की बाकी जो एक्सेसरीज हैं उनका कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन वो अपने ये जानवर वगैरह पालने होते हैं, उसी से उनका सारा चल रहा होता है, जो डेली की रूटीन और फाइनेंस वगैरह होता है। लेकिन उनके लिए उनकी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी उनकी हम्म बच्चों की। तो वो हम्म अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके बड़ी कंसर्न्ड होती हैं, और बड़ी आ जाती हैं टाइमली। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमसे बेहतर हैं हम अपनी बहुत सारी जो बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करते हैं। बाज अब अपनी अपनी बच्चों की टाइम नहीं है, या चलो अच्छा फिर देख लेंगे, लेकिन वो इस चीज को इम्पोर्टेंस दे रही हैं। तो ये चीज भी मुझे अच्छी लगती है उनकी, जो करती हैं। ऐसा होना चाहिए, सही सेहत बात है। बहरहाल प्रायोरिटी पे इम्पोर्टेंट होनी है। चाहिए। सही बात है, सही बात है। And now we're at the end of our segment and also our podcast. And I would like to end this with a question to both of you, which is if you could mentor or tell something to your younger self as a doctor, what would you say? मैं तो ये समझती हूँ कि अगर मैं अपने आप को पीछे की तरफ लेके जाऊं तो आप सब कुछ मतलब फौरन एमबीबीएस करने के फौरन बाद आप कंटिन्यू करें पोस्ट ग्रेजुएशन को, और उस वक्त कर लें तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ओके। फौरन फौरन, हाँ। मैं एडमायर ये करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी डॉक्टर्स हैं, मैं इनकरेज करती हूँ उनको कि आप जो है, जो अगर आपने मेडिकल किया है उसके फौरन साथ साथ करें, पढ़ें, पढ़ लें, हम्म हायर एजुकेशन करें। क्योंकि फौरन हम्म तो आपको पता है पाकिस्तान में डॉक्टर्स को तो कुछ भी नहीं मिलता है। इतना आजकल जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं, आपको इतना ज्यादा खर्च करके और सब कुछ करके आ रहे हैं। तो हम्म इसमें जरूरी है कि आप हाईली एजुकेटेड हो, ताकि आप अपने कौम की खिदमत भी करें
और यहाँ से हम्म। लोग बाहर ना जाए। सही सही। यहाँ पे सब डॉक्टर कुछ अस्मा, मिले। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अस्मा, व्हाट अबाउट यू? हाँ डॉक्टर हमारा, मैं बिल्कुल अपनी जो जूनियर्स हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है, उनको ये कहना चाहूंगी कि जब वो अपने मेडिकल स्कूल में एंटर हो जाती हैं तो हमें वहाँ पे बड़ा सबसे बड़ा जो फियर होता है वो प्रॉफ का, आपको पता है, होता है। और फिर उससे भी पहले जो एक टेस्ट जो लग रहे हैं और जो सारा, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि वो फियर तो नेचुरल है, वो प्रॉफ का फियर और वो सारा वो तो है ही। लेकिन जो आप पढ़ें वो बहुत अच्छा समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स के हम्म साथ पढ़ें। क्योंकि जो आप उस वक्त पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है वो मतलब थ्रू आउट योर हम्म प्रैक्टिस, थ्रू आउट योर लाइफ, वो आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है, आप बाद में भी जो कुछ पढ़ते रहते हैं, तो आप जो अपडेट करते रहते हैं अपने नॉलेज को, वो चलता रहता है, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पार्ट ऑफ योर मेडिकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको बड़ा अच्छा सा पढ़ें। ठीक है, एग्जाम भी आपने पास करना है, आप उस वक्त होता है कि यार किसी तरह ये प्रॉफ मेरा क्लियर हो जाए और बस मैं आगे निकल जाऊं, और तो आप उस वक्त सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा पढ़ें। और उसके हम्म बाद फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करें। बिल्कुल डॉक्टर शबाना ने सही कहा, टाइमली कर लें। अगर आपके जो रिसोर्सेज या आपके जो हालात हैं घर के आपको इजाजत देते हैं, तो उसके साथ साथ कर लें टाइमली, बहुत लेट भी नहीं और बिल्कुल। जाहिर है बाज दफा बहुत जल्दी भी नहीं कर पाते आप। और उसमें भी फिर जब आप प्रैक्टिस में आए तो फिर बस आप नेक नियति को जो है ना अपनी बुनियाद बना लें कि नेक नियति से काम करना है। अल्लाह ताला आपको हम्म बहुत कुछ देगा भी इंशाल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में। तो बिल्कुल नेक बिल्कुल। नियत इंशाल्लाह। द बेस्ट पार्ट ऑफ यू प्रैक्टिस। बिल्कुल। I think that's rightly said by both of you. And मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा कैसे चला गया मुझे मालूम भी नहीं हुआ. There is still so much to talk about. There's still so many, topics to be addressed. So many opinions, so many views that I would want to take from you. But inshallah, some other time. For now, thank you so much, Dr. Shabana. Thank you so much, Dr. Asma, for joining and for taking out the time to be on this podcast. I'm sure जो अब तक देखते रहे होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर learn किया होगा, whether they're from medical background or not, especially if they're not from medical background, because there are so many topics that we discussed in this podcast that was more related to the general public. So once again, thank you so much, both of you. Jazakallah khair. And best wishes to both of you as well. अल्लाह ताला आपको ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस में कामयाब करते रहें, और जिस जज्बे के साथ आप दोनों कर रही हैं आपको वही उसी तरह से कंटिन्यू करने की भी अल्लाह ताला इनेबल करें. जज़ाकल्लाह खैर once again, and thank you Jazakallah so khair. much. Amara, thank you so much for you also. Thank you. Thank you so much और to all तुम of you, Women with Strength, Dr. Mara, all of you. It was very और nice I'm glad. being up yes. all of I'm glad. I'm glad. Thank you so much. I'm glad on So, part of all the team at Women with Stets. And yes, that brings us to the end of our podcast. And I think we'll join you in the next one. Allah Hafiz. okay. Allah Hafiz. the Allah Hafiz. Olympics. Yet another episode of Women with Steds, and I hope and I'm sure that all of you who had listened to this podcast did gain some insights, did gain some new information. This was a very different podcast than we usually do. We discussed a lot about women health, and especially in context to rural versus urban setups. And one thing that stood out, I'm sure, was the fact that even with the disparities or even with the difference in healthcare between urban and rural, most of the problems when it comes to women health remain the same across the board. I hope through this podcast and through similar efforts, those issues are addressed. And as we go further in our community, we are able to create a safer and much healthier environment when it comes to women. Thank you so much. This is your host, Dr. Amara or Dr. AJ, signing off. I'll be seeing you in the next one. Allah Hafiz.